बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। एक तरफ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ मुल्क में सियासी कशीदगी बढ़ रही है। हुकूमत ने ये ज़रूर कहा कि ये कोरोना के दिन जो हैं ये बड़ा मसला बनेंगे, ये दिन निकाल दें और अपने जलसे थोड़े से पोस्टपोन कर दें। अपोजिशन को ये कहा गया, लेकिन अपोजिशन ने कहा कि नहीं, अब अगर ये जलसे डिले होते हैं तो फिर हुकूमत को रास्ता मिल जाएगा और वो नहीं होगा। वो समझते हैं कि एक मोमेंटम बन चुका है और उसको ब्रेक करना इस वक्त अपोजिशन के हक में नहीं है और अपोजिशन बज़िद है कि वो इस हुकूमत को घर भेज कर रहेंगे। अभी जो प्रोग्राम के आगाज़ में आपने कुछ अपोजिशन के स्टेटमेंट सुने, ये स्टेटमेंट्स, ये बयानात पाकिस्तान की सियासत में नए नहीं हैं। माजी में भी हमने देखा है कि अपोजिशन ऐसे जलसे करती आई है, ऐसे बयानात देती आई है जहां पर हुकूमतों को घर भेजने की मनसूबाबंदी की जाती रही और ये तसव्वुर किया जाता रहा कि बड़े जलसे जो हैं वो अपोजिशन की कामयाबी का मजहर हैं और हुकूमत को घर भेजने के लिए अवाम का फैसला है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ऑब्वियसली हुकूमतों के लिए, कि ये जो बयानात हैं ये जलसों की हद तक या अवाम का एक, वो कहते हैं ना कि लहू गरमाने के लिए तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन आप हुकूमतें क्या सड़कों पर आकर या जलसे करके घर भेज सकते हैं? इमरान खान साहब ने भी कोशिश की थी, उन्होंने धरना भी दिया इस्लामाबाद के अंदर 126 दिन का, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इमरान खान ऑन दी अदर हैंड, जो वजीर आजम पाकिस्तान है, वो कहते हैं कि अगर आपने घर भेजना है तो फिर पार्लिमानी तरीका इख्तियार करें, आप पार्लिमान में आएँ, वहाँ बात करें, मुज़ाकरात करें या फिर तहरीक अदम एतमाद ले आएँ। कहने को तो पहला तरीका यही होना चाहिए था अपोजिशन जिसको इख्तियार करती और इस हुकूमत को अगर वाकई चलता करना था तो वो तरीका अपनाया जाता, लेकिन अभी हो ऐसा नहीं रहा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो 13 का जलसा है PDM का मीनार पाकिस्तान लाहौर में, उसके हवाले से ऑब्वियसली तैयारियां भी जारी हैं। आज भी मरियम नवाज साहिबा ने और बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि अब हुकूमत जो है वो हमारे लोगों से रब्ता कर रही है, उनके वज़रा जो हैं वो हमारी सीनियर क़यादत से राब्ते में हैं, लेकिन अब हम वज़ीर आज़म को NRO नहीं देंगे। आज एक और काम भी किया इस हुकूमत ने, शेख रशीद साहब को वजारत दाखिला दे दी। उन्होंने सबसे पहले तो ये अनाउंस किया कि लाहौर जलसे की इजाज़त होगी, कोई रुकावटें नहीं डाली जाएंगी, किसी को जो है वो जलसे में जाने से नहीं रोका जाएगा। लेकिन हुकूमत जो है, वज़ीर आज़म जो हैं, ये कहा जाता है कि वो भी चाहते हैं कि शेख रशीद साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर PDM को सही मानों में टेक ऑन करें। वो कैसे होगा, ये आज फैसले हुए हैं। आज इसी सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनल में मेहमान मौजूद हैं, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं JUIF के, फैसल करीम कुंडी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA और राना तनवीर हुसैन साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के, पार्लिमानी रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों का। सबसे पहले तो राना साहब, शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला बन गए पाकिस्तान के, उनकी जगह जो है वो एक और वजीर को दे दी गई। अब ये बताइएगा, शेख रशीद साहब ने जो बातें की हैं, उन्होंने तो कहा कि रुकावटें नहीं खड़ी की जाएंगी, लेकिन एक ऐसे टाइम पे जब आपका परसों जलसा होने जा रहा है, शेख रशीद साहब की बतौर वजीर दाखिला तैनाती कैसे देखते हैं? वज़ारत दाखिला बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि कोई बड़ा मंजा आदमी चला सकता है, तो ये मैं नहीं समझता कि शेख साहब जो पीछे आपने शायद फरकान अब्बासी साहब का कोई समाई इंट्रो में कोई उनकी कोई कुछ बयान इनके मतलब कोई शेख साहब को या चेंजेस के मतलब, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये शेख साहब को लगाना उनका ख्याल है ये टेक ऑन करेंगे, या उनका ये स्टेटमेंट आप उनके एट द फेस ऑफ स्टेटमेंट लें कि जी हम रिकावट नहीं डालेंगे। ये पहली हुकूमत है जो अजीबो गरीब किस्म के बयान देती है कि हम रिकावट नहीं डालेंगे, हम इजाज़त नहीं देंगे, पाबंदी होगी जलसे पे, लेकिन करने भी देंगे। फिर उसके बाद इनका जो जोर चलता है वो कुर्सियों वालों पे, टेंट वालों पे, DJ बट पे, और रात एक होटल में जहाँ खाना खाया मरियम बीबी ने, वहाँ पे वो आपको देखा। तो ये सारी चीज़ें एक बुखलाहट का नतीजा है, एक बुखलाहट को रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि ये परेशान है। वो जो डायलॉग की कहता मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं इनके साथ हाथ नहीं मिलाना, आज डायलॉग की बात करते हैं जिसकी हम
बड़ी पहले बात करते थे कि यार में बैठ के मामलात कुछ आगे बढ़ाने चाहिए, लेकिन आज वो चीज़ें कर रहे हैं जो पानी सर से गुजर चुका है। तो मैं समझता हूँ जो 2.25 साल बाद हशर हुआ मुल्क का, उसके बाद किसी लेकिन आपको नहीं लगता ये चलें, ये बात आपकी कि आप पहले पीएमएलएन कहती थी या शहबाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी का जिक्र किया था नेशनल असेंबली में, वो भी सबको याद है, लेकिन अगर हुकूमत ये कह रही है तो इस डायलॉग के रास्ते को अपनाना चाहिए। अगर वो पार्लियामान में आकर बात करने का कहते हैं, ग्रैंड डायलॉग की बात करते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि तमाम ही सियासतदानों के लिए हुकूमत या अपोजिशन की तफरीक किए बगैर तमाम ही पाकिस्तान की सियासत जो है वो बंदगली में जाके ना खड़ी हो जाए। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन बात यह है कि ये जो मिसट्रस्ट है जो इसने क्रिएट किया है प्राइम मिनिस्टर ने इन 2 सालों में, 2.25 सालों में, वो आपके सामने है। तो हम तो पहले भी बात करते रहे कोऑपरेशन की। अगर सादिया आपको याद हो, जो आपने शहबाज साहब के बयान की बात की है, फिर आपने बिलावल साहब की बात की, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। हर एक की ख्वाहिश थी, इसके बावजूद कि हम पे प्रेशर था क्या वोट ना लें क्योंकि ये एक रिग्ड इलेक्शन हुए हैं और ये असम्बली एक फेक है, लेकिन इसके बावजूद हमने वोट लिया। वो आपको पता है पॉलिटिकली उसके रिजल्ट क्या निकले हैं। जरदारी साहब ने भी कहा कि हम आपके साथ आगे बढ़े, पूरा ताउन मिलेगा, लेकिन आप परफॉर्म करें, आप अपने वादे पूरे करें। आप अपने कोई मंशूर है, आपने वादे किए हुए हैं कौम से, तो हम चाहते हैं पाकिस्तान बेहतर हो। आपके वादों में हमें झलक नज़र आती है जिस तरह कौम को नज़र आती थी, लेकिन उन्होंने जो किया है वो डेमोक्रेटिकली देखें आप तो आपको मिलेगी चीज़ कि उनका एटीट्यूड अनडेमोक्रेटिक, नॉन पॉलिटिकल रहा है। अगर उनकी परफॉर्मेंस इकोनॉमी साइड पे देखें, गवर्नेंस साइड पे देखें तो वो ठीक नहीं। लेकिन एक बात मैं सादिया करना चाहता हूँ कि हमने उसके बाद मुसलसल, मेरी बात सुन, मुसलसल डायलॉग की बात की। हमारी तरफ से शायद खान हो, ख्वाजा आसफ हो, शहबाज साहब हो, मैं हो, कोई भी हो, सब ने कहा कि हम डायलॉग ही एक रास्ता है जिससे हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जी भी हो नहीं सकता कि मैं इनके साथ बैठूं और बात करूं। ठीक है, आपको लगता है कि आप लोग कहते थे डायलॉग की बात करें, लेकिन इनकी तरफ से डिले हुआ। मैं उस पे जाऊंगी हुकूमत का मौकफ के क्यों डिले हुआ, या जो हुकूमत बार बार कह रही है कि हम एनआरओ के अलावा हर चीज पर बात करेंगे, आप लोग अब तैयार नहीं है। पहले मुफ्ती साहब मुझे ये बताइएगा कि ये शेख रशीद साहब की तैनाती बतौर वजीर दाखिला और फिर आज जो इस्तीफों के हवाले से बात हुई है, ये क्या फाइनल इसको समझा जाए? क्योंकि मरियम बीबी ने पहले कहा था कि 8 तारीख जो है वो आरिया पार होगा, 8 गुजर गई। अब 13 को उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ अपनी फतह का ऐलान करेंगे। अब लॉन्ग मार्च जनवरी की 24-25 की तारीखें जो हैं वो हम सुन रहे हैं। अब ये इस्तीफों के मामले पे एक पेज पर आ गए हैं सब, या अभी? क्योंकि आज बिलावल साहब ने कहा कि हर जमात अपनी सीईसी की मीटिंग में जा रही है, तो लगता है ऐसे कि अभी भी कंफ्यूजन बाकी है। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, ऐसा है कि शेख रशीद साहब की एक शनाख्त है ना, और वो शनाख्त ये कि ये मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में जब कोई राय देते हैं तो बहुत एहतियात से बात करते हैं। आज भी उन्होंने कहा, आज कहा उन्होंने कि मौलाना साहब मेरे दीनी भाई हैं, वो इस्लामाबाद आ जाए, मैं उनको सब चाय पिलाऊंगा। हाँ, पिछले दिनों में उनसे एक सहाफ़ी ने पूछा था कि आप हुकूमत को क्या मशवरा देते हो ऐसी पोजीशन में, तो उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान को मशवरा दूंगा कि आप मौलाना फजल रहमान साहब से माफ़ी मांग लो। ये ऐसा है ना कि ये वज़ीर-ए-आज़म साहब तशरीफ़ लाए तो इसके मुंह के अंदर गाली है ना, चोर है, डकैत है। ये शेख साहब ने कहा है मुफ्ती साहब वज़ीर-ए-आज़म को कि मौलाना साहब से माफ़ी मांग। खैर मैं हाँ, ये नहीं, मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये मौलाना साहब के निस्बतन ज़्यादा नरम बात करते हैं इमरान के मुकाबले में। अच्छा, जब ये इमरान के मुकाबले नरम बात करते हैं, वहाँ क़यादत मौलाना साहब के पास है, तो इन्होंने रेलवे के वजीर को बेहतर पोजीशन पे लाकर वो अब मिन्नत समाजत पे उतर आए हैं। मैं आपको खुफिया बातें तो नहीं बता सकता कि खुफिया तौर पर कितनी परेशानी है। अच्छा, मुझे एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि वो रेलवे से उनको एक बेहतर इंटीरियर मिनिस्टर की पोस्ट इसलिए दे दी गई है क्योंकि वो मौलाना साहब के लिए हमेशा सॉफ्ट बात करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक नर्म गोशा रखते हैं, इसलिए मौलाना साहब को अपीज कर सकें कि शेख रशीद साहब जो है इंटीरियर मिनिस्टर बना दिए गए हैं, ये कह रहे हैं आप? देखे ना, मैं यही बात समझा रहा हूँ।
अगर उनके खुद इमरान खान अगर मौलाना साहब के पास जाएगा तो क्या मुंह लेकर जाएगा? उसने तो 22 साल तक ये कहा है डीजल डीजल डीजल। डीजल का क्या माना है? गाली है। अगर डीजल में कोई बदउनवानी है तो इनकी पिछली हुकूमत भी थी, अब भी सूबे में हुकूमत है, मौलाना साहब के हाथ साफ हैं। चाहिए तो ये था कि उनको कोई केस बना दें, लेकिन ये एक गाली के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने तमाम उस जलसों में, जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे। इस दफा इन्होंने वज़ीर आज़म की हैसियत में ये कहा है कि ये पहली असेंबली है जो डीजल के बगैर चल रही है। ठीक है, अच्छा चलें, ये पहले शेख रशीद साहब वाली बात का मैं जवाब अगर आप इजाजत देना अब्बासी साहब से ले लूं, क्योंकि ये अब्बासी साहब हैं हमारे साथ? अच्छा नहीं है जी अभी। मुफ्ती साहब ये इस्तीफों वाला को भी प्लीज बता दें, इसमें भी कंफ्यूजन जो 31 दिसंबर मैं अर्ज करता हूं ना, जमा करा दें उससे पहले। नहीं ना ये कंफ्यूजन आपके जहन में है, आप नाराज ना हो। ये आप जो इंट्रो देते हैं, इंट्रो एक साइड ने दिया करें। इंट्रो आपका अपना मौकफ होता है, थोड़ी सी जगह हमारे लिए रखा करें, सारी हुकूमत को खुश न करें। देखो आप लोग जानबदार होते हो तो को अच्छा पैगाम मिलता है। मुझे बताएं कौन सी ऐसी बात है जो गलत की मैंने क्या कहा? क्या आपने इंट्रो में ये कतन नहीं कहा कि ये 2018 का इलेक्शन गलत हुआ है तो लोग इसको नहीं मानते। आपने तो ये नहीं कहा ना। आप ऐसी बात करते हैं जैसे कि ये जायज इलेक्शन है। भाई हमारे तो क्या नहीं कहा मैंने? आपने ये नहीं फरमाया। आपने, मैं ये बोल रहा हूं ना, आपने ये नहीं कहा कि इनका ये मौकफ है कि ये असेंबली गलत है, ये ठप्पे की बुनियाद पर आई है। एक जुमला तो हमारे लिए ही बोलो ना। आप एक साइड बोलती हो तो ठीक नहीं होता। आप सारे जलसों में बात करें, हर टॉक शो के अंदर ये बात कर रहे हैं भाई। वो उधर इमरान खान एक वजीर आजम बैठा हुआ है, आप लोग नहीं मानते, आप जलसों में बात करें। आपकी तहरीक चल रही है, आप सारे जलसों में जो बात करते हैं वो हम दिखाते हैं, उस पर प्रोग्राम्स हो रहे हैं। ये प्रोग्राम भी उसी पे हो रहा है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई हम जो है वो एक तरफ का मौकफ दिखा रहे हैं। नहीं आप मुझे ये बताएं कि आप या राना साहब, मुफ्ती किफायतुल्लाह, फैसल करीम कुंडी, 3 लोग तो अपोजिशन के हैं, एक सदाकत अली अब्बासी हुकूमत का बंदा है। तो उधर से वो बेचारा मिल जाता है और कोई मिलता नहीं उनके पास, वरना तो आप उनको बुला लें, हमें क्या एतराज है? 2 हम में रखें, 2 उनमें रखें। लेकिन अच्छा, जब आप इंट्रो दें तो ये मालूम हो कि ये इंट्रो मेरा हिस्सा भी है। या उनके इत्तेहादियों को बिठा दे तो फिर आप यही बात करेंगे, फिर कहेंगे देखें जी हुकूमत का पीटीआई से भी आ गया और इत्तेहादी की जमात के भी बिठा दिए, तब भी आपको एतराज है। तो मौलाना साहब ऐसे तो ना कोई बात आप जो है वो किसी हाल में खुश नहीं रहते। मुझे अब्बासी साहब से जरा मुझे मौकफ लेने दें। मैं खुश हूं। आप देखो, आप मौकफ ले ले, लेकिन इंट्रो में हमारा हिस्सा भाई करें। आजकल आ कोई नहीं रहा इसलिए आपको भेजवा सर आप मेरी जगह इंट्रो दे दीजिएगा अगले प्रोग्राम में। मुफ्ती साहब चले। अब्बासी साहब वो कहते हैं मुफ्ती साहब आपको याद है ना, मुफ्ती साहब हमारे प्यारे भाई हैं। ये पिछले साल जनवरी में इन्होंने बड़े वादे किए थे कि इन्होंने हुकूमत को इस्तीफा दिलवा दिया, इस्तीफा इनकी जेब में है। आज ये भी हिम्मत कर लेते हैं अपने आले में, लेकिन वो सारी बातें करने के बाद इनकी सारी बातें रद्दी में चली गई। लेकिन ये हिम्मत करते हैं, मैं तो हुकूमत का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ, आप बुलाते हैं, आपकी मेहरबानी है, तो आप सवाल करें, मैं जवाब दूं। मुफ्ती साहब तो ऐसे ही दिल लगाने के लिए बातें करते हैं। बिल्कुल ठीक है। शेख रशीद साहब वो कहते हैं कि आपने इसलिए वजीर दाखिला लगा दिए ताकि मौलाना साहब जो हैं उनसे मुज़ाकरात के लिए उनको भेजा जा सके, क्योंकि शेख रशीद साहब का एक नर्म गोशा है मौलाना साहब के लिए, वो कभी सख्त बात नहीं करते। ये मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं। मुफ्ती साहब का ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी तो नहीं है। मुफ्ती साहब तो मौलाना को प्राइम मिनिस्टर बनाने के भी ख्वाब देख सकते हैं। बहरहाल रेलेवेंट बात यह है कि इस वक्त ऑपोजिशन जो है वो अपने मैं तो समझता हूँ सियासी तौर पे कि एक दफा फिर गली में बंद हो गई है, और वो अब सीधे दें तो भी कोई मसला नहीं है। एतजाज हसन साहब कहते हैं कि अगर 84 बंदे हो तो भी पार्लियामान चलता रहेगा, 84 से कम हो तो भी चलता रहेगा, बशर्ते कि कोई कोरम पॉइंट आउट ना करे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक इल थॉट इनका आइडिया, इनका ख्याल था कि ये दबाव बढ़ाएंगे और दबाव पे इनको हम कोई घुटने टेक के, जो इनका असल इश्यू है कि मियाँ साहब के केसेस हैं, शहबाज साहब के केसेस हैं, जरदारी साहब के केसेस हैं, तो ये किसी तरह से कोई नैब को कोई कानून खत्म हो जाए और इनको एनआरओ मिल जाए और ये बाहर आ जाए। लेकिन अब अगर इन्हें कोई जिद पकड़ ही ली है तो हम चाहते हैं कि इनको हम पॉलिटिकल फेस सेविंग देने के लिए तैयार हैं।
वो तमाम इश्यूज जो कौमी इश्यूज अच्छा, है, आप उसको कहते हैं कि आप इनको पॉलिटिकल फेस सेविंग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब ऑपोजिशन ये कह रही है कि हम बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि अब हुकूमत को एहसास हुआ है कि वो खुद मुश्किल में पड़ गए हैं, तो अब हम एक ग्रैंड डायलॉग की या मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले क्यों नहीं आए? ये ताखीर जो है ये आपको लगता है कि हुकूमत के लिए मसला ना खड़ा कर दे? हमें पता है कि इनका कोई कौमी एजेंडा, कौमी इशू, कोई कौमी मसला नहीं है। इनका मसला वो है जो हम हल नहीं कर सकते, मसला इनका केसेस है। लेकिन चूंकि ऑपोजिशन है और हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम थोड़ी शहबाज शरीफ साहब की तरह इन पे कोई गोलियां मारेंगे या इनको कोई डंडे मारेंगे या गुशू काट भेजेंगे। हम तो इनको पीसफुली अपना बिल्कुल इनको, लेकिन आप वो तो अब्बासी साहब वो तो चले माने ना गलत हो रहा है, वो डीजे बट आपके जब म्यूजिक सिस्टम जलसों वलसों के अरेंज करता था, आज उसके साथ जो सलूक हुआ, जैसे उसको घसीटा गया, जैसे उसको पकड़ के पुलिस ले गई, उसके घर की खवातीन को गालियां देते रहे, फिर अब जहां पे कल मरियम साहिबा ने खाना खाया वो रेस्टोरेंट वाले को बंद कर दिया, उसका होटल जो रेस्टोरेंट है वो बंद कर दिया, ये भी तो गलत है ना? देखिए, ये कोई प्राइम मिनिस्टर लेवल पे करने वाली ना बातें हैं, ना इनका कोई जवाब मेरे लेवल पे बनता है। ये छोटे थाने में छोटे मोटे मसले हैं। अगर वो डीजे भट्ट हमारा बड़ा प्यारा भाई है, लेकिन अगर उस वक्त कोरोना है और कोरोना का कानून लागू है और अगर कोई कोरोना को फैलाने का बाइस बनेगा तो उस पर केस बनेगा। भाई आपने जब इतनी बड़ा रिस्क लेना है तो हमने कोई छुप के तो नहीं कहा, सबको मना किया है कि भाई इनकी कोई जो इनके सहूलतकार है हम उन पे केसेस करेंगे, बिकॉज हम इनको। लेकिन फिर अब्बासी साहब फिर ये ना करें कि कोरोना फैलाने का बायस जो है वो पाकिस्तान का जो गरीब शख्स है वो बन रहा है, जिस पे आपका बस चलता है उसको आप पकड़ के ले जाएं, उस पे कार्रवाइयां हो, उस पे पर्चे कट जाएं, फिर जो यहाँ पे भी आपने अगर डबल स्टैंडर्ड्स रखने हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं उन पे कुछ ना हो, उनकी गिरफ्तारियां ना हो, ये भी फिर गलत है। ये चले मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आकर इस डिस्कशन को हम यहीं बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। राना साहब ये बताइएगा कि ऑब्वियसली आपकी पीडीएम की 11 जमातों ने जो भी डिसीजन लिया, एपीसी में फैसले हुए, 26 नुकात, उस पर सब ने इत्तफाक किया, लेकिन आप नहीं समझते कि ये जो इस वक्त ये कहा जाता है कि ये जलसा खेल रहे हैं, सड़कों पर आवाम को लाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अगर अपोजिशन वाकई संजीदा होती इस हुकूमत को या वजीर आजम को घर भेजने के लिए, तो फिर आप वो आईनी तरीका इख्तियार करते, पार्लियामान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आते, चलें पंजाब से आगाज करते, तो पता चलता कि प्रैक्टिकली कुछ कर रहे हैं, आप वाकई चाहते हैं कि ये जाएं। वो चीज हमें नहीं नजर आ रही। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जिस तरह के ये इलेक्शन में फिर उस पर हम चले जाते हैं, एक हिस्ट्री है हमारे सामने, और जिस तरह ये हुकूमतें बनी वो भी आपके सामने है, जिस तरह वो अलाइज उनको दिए गए, और जिस तरह पंजाब में गवर्नमेंट बनी जो 30 कोई इंडिपेंडेंट MP बने थे, उनको जिस तरह लाया गया, जिस तरह इनके साथ बिठाया गया, वो किसी ढकी हुई बात नहीं है। तो अभी मैं समझता हूँ कि ये भी हम जो काम कर रहे हैं ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ना इलीगल है, एक ऐसी हम कर रहे हैं, एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ें जो इनकी गवर्नेंस के मुतल्लिक हैं, इनकी इकॉनमी के मुतल्लिक हैं, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, जो इन्होंने पार्लियामेंट को अंडरमाइन किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, और जो हालात इन्होंने डेमोक्रेटिकली और पॉलिटिकली बनाए हुए हैं वो आपके सामने हैं। तो हम एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कौम में बेचैनी पाई जाती है, और जहां भी सादिया नहीं, एहतजाज करना आपका हक है, बिल्कुल जलसे करना भी आपका हक है। वो कोरोना सिचुएशन और ये वो सारी चीजें, जलसे हुकूमत का, ऑपोजिशन का, चाहे जो भी जमात हो, ये भी हुकूमत से पहले ऑपोजिशन में थे तो ये भी इसी तरीके से जलसे एहतजाज करते थे। बट मेरा नुक्ता ये है कि जब ये जलसे इमरान खान ने किए थे या वजीर आजम उस वक्त नवाज शरीफ से इस्तीफा मांगा था, तो आप लोग पार्लियामान में इकट्ठे हुए थे, पीपल्स पार्टी ने भी आपको सपोर्ट किया, आपने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है कि जत्थे आए और वजीर आजम का इस्तीफा मांगना शुरू कर दें। वो इमरान खान का 126 दिन का धरना भी हुकूमत को या वजीर आजम को उस टाइम पे फोर्स नहीं कर सका या घर नहीं भेज सका। तो फिर ये जलसों से अगर हुकूमतें जाती होती तो उस वक्त चली जाती ना, उस वक्त जो चीज गलत थी वो फिर आज भी गलत है। मैं तो ये कह रही हूं कि फिर पार्लियामान के अंदर क्यों नहीं ये लेकर आए, तहरीक-ए-अदम एतमाद से शुरू करते या कुछ और करते, पार्लियामानी तरीका, आईनी तरीका इख्तियार करते हैं।
सादिया, आप इसको थोड़ा सा मिरर कंपैरिजन करने में इमरान खान की मूवमेंट को और इस मूवमेंट को थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं, या उसमें कंपेयर सही तरीके से नहीं कर सकते। वो जत्था था, वो वहाँ बैठा और वहाँ पे रेड जोन में, वहाँ पार्लियामेंट के सामने वो जो डी चौक है उसमें बैठ गया और उन्होंने पीटीवी पे चढ़ाई की, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे चढ़ाई की, उन्होंने पार्लियामेंट पे चढ़ाई की और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटकाते रहे। उन्होंने कौन सा काम नहीं किया। फिर उन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की और सिविल नाफरमानी का अनाउंस किया कि बिल जला दो, टैक्स ना दो, ये गवर्नमेंट को आप टैक्स, ये सिविल नाफरमानी थी। लेकिन ये तो उसका जो डिक्लेयर किया सीधी सीधी म्यूटनी थी। लेकिन इसमें उसमें फ़र्क है। और जब लॉकडाउन, इस्लामाबाद लॉकडाउन की बात हुई, जब वो शहद की बोतलें भी पकड़ी जाती थी, तो ये जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर KPK के जो एक इलेक्टेड थे, उन्होंने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट पे एक जत्था लेके चढ़ाई की। उनको अटक के पुल पे रोका गया, वो इस्लामाबाद कैप्चर करने आ रहे थे, टेक ओवर करने आ रहे थे पूरे जत्थे के साथ, एक फौज के साथ। तो ये तो पूरे अमन जलसे हो रहे हैं। उसमें कोई किसी को बताए, एक तीला भी कभी किसी का किसी ने दौरा किया है, किसी को प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन बात वही है कि जलसों से क्या हुकूमतें घर भेजी जाती हैं? नहीं, ये आपका क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है। मैं समझता हूँ कि जहाँ भी पार्लियामेंट्री या पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, वो जहाँ भी कौम में बेचैनी पाई जाती है या वो आके अपनी बेचैनी का इजहार करते हैं कौम, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टेप डाउन करके, वो ठीक है, आप परफॉर्मेंस पे एतराज करें, हुकूमत पे दबाव जरूर बढ़ता है, जलसों से दबाव जरूर बढ़ता है, लेकिन घर जाती है कि नहीं, ये मैं पूछ रही हूँ। यही मैं आपको बताता हूँ कि सादिया, ये आप जो क्वेश्चन कर रही हैं, बड़ा सही क्वेश्चन कर रही हैं। ये तो फिर वही आ जाती है कि क्या सेंसिटिविटी कितनी है हुक्मरान में, क्या वो लोगों को मरता हुआ देख सकता है भूख से, क्या वो ये चाहता है कि गवर्नेंस मेरी इस किस्म की हो कि लोगों को इंसाफ ना मिले, लोगों घर लुटे जाएं, रोजाना उनके घर में डकैतियां हों, यहाँ जिस तरह हाल हुआ मिसमैनेज है, गवर्नेंस की मिसमैनेजमेंट है। तो ये अगर सेंसिटिविटी हो तो बंदा खुद स्टेप डाउन कर जाता है और अनाउंस करता है इलेक्शन। सारी दुनिया में है, इंडिया में 10 दफा मिड टर्म इलेक्शन हुए हैं। अर्ली इलेक्शन आप कह सकते हैं, मिड टर्म का नाम ले लें या अर्ली इलेक्शन करा लें। एक इलेक्शन 23 दिन बाद हुआ है, जनरल इलेक्शन के बाद 23 दिन बाद हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये बात ना करें, ये तो फिर डिपेंड करता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर उनको खुद एहसास हो, तो जो आज बिलावल साहब कह रहे थे कि भाई अगर सूरत हाल का अंदाजा करें तो ये खुद ही इस्तीफा इनको दे देना चाहिए। बट ठीक है, बट हुकूमत तो कहती है कि जी हर चीज ठीक जा रही है उनके हिसाब से। लेकिन मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं कि अभी मौलाना साहब के पास, जी ठीक है, 31 दिसंबर की जो मौलाना मुफ्ती साहब, अगर अभी जो तारीख है कि जी अपने अपने पार्टी रहनुमाओं को इस्तीफे दे दें, उसके बाद वो इस्तीफे जो हैं वो मौलाना साहब को दे दिए जाएंगे। फिर अगर आप बता सकें, क्योंकि 24-25 की तारीख हम सुन रहे हैं कि जी लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेगा आप लोगों का, PDM का। फिर मौलाना साहब जो हैं वो स्पीकर को इस्तीफे जो हैं वो भिजवा देंगे तमाम अरकान के। व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि इमरान खान साहब, वजीर आजम साहब कहते हैं कि जी देने इस्तीफे आप अभी दे दें, फिर उसके बाद हम ज़िमनी इलेक्शन करवा लेंगे खाली की भी सीटों पे, फिर क्या होगा? साथिया, जब कोई तहरीक चलती है ना, तो उस तहरीक के चलाने वाले वो मुझसे और आपसे ज्यादा होशियार होते हैं ना। उनके पास पत्ते होते हैं तो सारे पत्ते वो पहले दिन नहीं दिखाते, वो आराम आराम से दिखाते हैं। ये नफ्सियाती लड़ाई होती है। नफ्सियाती लड़ाई में सदाकत लोगों के ज़हनों को चक्कर देना होता है। तो वो बहुत सारे पत्ते हैं, वो आप पूछ रही हैं तो ठीक नहीं है। अच्छा। मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो अभी मौलाना साहब अभी उनके पास कार्ड्स हैं और भी ये पत्ते सारे पीले हो चुके हैं। हाँ, और नहीं ठीक है, आपने फिर पानी क्यों छोड़ा? अगर पत्ते गीले थे सदाकत साहब, गीले नहीं पीले, आपने मुल्तान में गिरफ्तारी क्यों की? अच्छा पीले। मैं कहता हूँ फिर आपने मुल्तान के अंदर गिरफ्तारी क्यों की? हमारे वज़ीर आज़म साबिक के बेटे को क्यों पकड़ा? वो आपने डैम क्यों बनाया अमीरान पाकिस्तान पर? कोई बात तो है ना। आप तो चोरों से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे, अब कहते चोरों से मुज़ाकरात भी करते। तो आप तो फरिश्ते तो नहीं लाए, वही पीपल पार्टी है, वही PMLN है। तो आप देखो ना, अब आपको सादिया एक बात बताऊं और जिस तरह बता रहा हूं उसको उसी तरह कबूल
करो, जिन पे हमने प्रेशर डालना था उन पे डल गया है और ये बेचारे बेखबर हैं, इनके पास जवाब, इनके पास पूरी सूरत हाल का इल्म नहीं है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि जिन पे प्रेशर डालना था उन पे प्रेशर डल गया है, इनको पता ही कुछ नहीं है। तो फिर वहां पे मामलात आप लोगों के चल रहे हैं, कोई बातचीत हो रही है, वो इस मामले को जो है वो किस तरीके से ले रहे हैं ये भी बता दें। मैं इतना बता सकता हूं कि मौलाना साहब ने भी कहा और मियां साहब ने भी कहा कि हमारा झगड़ा इमरान खान से नहीं है। जब इमरान से नहीं है तो सदाकत अब्बासी से तो बिल्कुल ही नहीं है ना। जिनसे हमारा झगड़ा है वो हमको समझ रहे हैं, हम उनको काउंटर कर रहे हैं और हम ठीक जा रहे हैं बस। अच्छा, मुफ्ती साहब कह रहे हैं हम ठीक जा रहे हैं। अब्बासी साहब वो कह रहे हैं सारे पत्ते तो नहीं दिखाएंगे ना। अभी मुफ्ती साहब जिन्होंने पहली तो बात है, वो कहते हैं बड़े वो समझदार हैं, मौलाना साहब के पास बड़े और पत्ते हैं, अभी नहीं दिखाएंगे। मैंने कहा था ये पत्ते सारे पीले हो चुके। अब मैं मौलाना साहब को याद कराता हूँ, जब पिछले साल हम इनके साथ बैठा करते थे दिसंबर जनवरी में, तो मौलाना साहब भी पता नहीं इनको कितना पता था, ये कहते थे कि हमें इस्तीफ़ा दे दिया है, वो कोई शारतन फलाने बंदे ने कह दिया है। भाई मैंने ये कहा है, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि हम कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे। हम बार बार कहते थे कि मुज़ाकरात तो करेंगे, NRO नहीं देंगे। आज हम क्यों चाहते हैं, हमें पता है कि ये बेचारे बिल्कुल इस वक्त क्या होता है डेस्परेट हुए हुए, और इनको पता है कि मार क्यों कर रहे हैं आप? सुन लेना, सुन, वो यही तो कह रहे हैं कि मुझे भाई पूरी अगर बात करने दें, आपको समझ आ जाएगी। इनकी बातों का जवाब, इनकी बातों का जवाब भी आ जाएगा। इनको पता है कि मार्च के बाद ये जो पीले पत्ते हैं ये बिल्कुल गिर के तो बिल्कुल सुकड़ जाएंगे और ये बिल्कुल उजड़ जाएंगे। लिहाजा मार्च में जब सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा और अगर ऐसे ही हो जाता है तो इनके पल्ले तो कुछ भी नहीं रहेगा। लिहाजा ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमने भी गेज किया हुआ है कि इस वक्त ये टक्कर मारना चाहते हैं दीवार से और सर अपना फाड़ना चाहते हैं। लिहाजा हम थोड़ी दीवार पीछे पीछे करते जा रहे हैं ताकि ये टक्कर ना मारें और ये आके गिर जाएं। हम सिर्फ, हमें पता है इतना तो ख्याल है मुफ्ती साहब आपका। अगर ये जख्मी होते हैं, अगर ये जख्मी होते हैं, अगर ये चीखते चिल्लाते हैं तो जाहिर है उसमें इंस्टेबिलिटी होगी और हम इनको पूरा क्वेश्चन देंगे। हमें भी पता है कि 2-2.5 महीने इन्होंने बहुत तिल मिलाए हुए हैं और इन्होंने तिल मिलाना है, सारी कैलकुलेशंस होती हैं। हमें ये पता है कि ये अगर उसका इस्तीफे देते हैं हम बड़े हराम से सेनेट का इलेक्शन कराएंगे। ये धरने, ये मुजाहरे, मैं बात बोला ये मुजाहरे, ये जलसे, ये जुलूस, ये इनके पास कोई कमिटेड बंदा नहीं जितना हमारे पास थे। वजह क्या है सादिया कि ये तो जो पीडीएम के लोग बैठे हैं, मुझे 15 सेकंड दे, फिर इनके बात सुनिएगा। ये जो पीडीएम के स्टेज पे बैठे हुए 11 पार्टियां हैं, ये कोई नए तो नहीं है, ये तो तबाही करने वाले हैं, हर बंदे को पता है। हम उस वक्त नए थे, हम लोगों को नई बात बता, इनके पास तो बताने के लिए कुछ नहीं है। क्या बताएंगे? वही सरे महल हैं, वही $60 मिलियन है जिसके लिए राणा साहब कहते थे हम लेके आएंगे, वही नवाज साहब के केसेस हैं जो बिलावल साहब कहते थे कि ये माशी। लिहाजा इनको पता है इनके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ। लेकिन आज तो साहब आपको पता है ना, हुकूमत ने वो अभी अली अमीन गंडापुर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आज तो मैं ये देख रही थी, बड़ी तफसीलात मौलाना साहब के असासों की दे दी हैं। तो मौलाना साहब बकौल उनके अरबपति आदमी निकल आए। देखिए ना, पॉलिटिकल जब कोई आदमी सामने आता है तो उसको एक्सपोज करना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन कहने की बात है, जो आपका सवाल था कि इनको क्यों हम एंगेज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये टाइम और 2-2.5 महीने ये सुकून से गुजारें ताकि आइंदा जो है ना रावी चैन। मुफ्ती साहब वो कह रहे हैं हम तो आप टक्कर मारना चाह रहे हैं दीवार में, हम दीवार आहिस्ता आहिस्ता पीछे करते जा रहे हैं। हाँ सादिया, मैं एक बात की वजाहत करूं, इस पर हंसना मना है। अच्छा जी, वो ये बात है कि ये आप ठीक कह रही हैं कि धरने से हुकूमत नहीं गई। अगली हकीकत आप नहीं बता रही कि जब हुकूमत गिरी तो उसी की जोली में गिरी जिसने धरना दिया था। तो हम वही प्रैक्टिस कर रहे हैं जो इमरान खान कर रहा है। एक बात, दूसरे में सदाकत अब्बासी साहब से कहता हूँ, अगर आपको इमरान खान पर कोई आप जो जलसा कर रहे हैं, जो तहरीक चला रहे हैं, उनकी झोली में हुकूमत गिरेगी, इस चीज की कोशिश है। इतना खुशकिस्मत ना बने, ये कह रहे हैं आप। तो हमने जोली फैलाई है ना, इनको क्या एतराज है। दूसरी बात ये है कि मैं सदाकत अब्बासी साहब से एक गुजारिश करता हूं कि इमरान खान को,
हाँ, हुकूमत के लिए झोली भी फैलाई है, पाँव भी फैलाई। इनसे जाएगी तो हमारे पास आप कह रहे हैं आएगी। झोली फैलाई हुई है नहीं, और नहीं। आप कह रहे हैं जिन पे दबाव डालना है उन पे दबाव डाल दीजिए और झोली भी फैलाई हुई है हुकूमत के लिए। मैं एक और बात भी अर्ज करना चाहता हूँ। मुझे एक ब्रेक लेने में मैं राना साहब से वापस आके बात करती हूँ। राना साहब, ये तो भाई दीवार में टक्कर ना मारे, हम दीवार पीछे पीछे करते चले जा रहे हैं और ये जो मामलात हैं ये वाकई मुज़ाकरात के जरिए, और जो मुफ्ती साहब ने कहा दबाव डालना था जिन पे, उन पे दबाव डल गया। राना साहब क्या कहते हैं इस पे, ब्रेक के बाद जानते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। राना साहब, एक तरफ तो हम सुनते हैं पीडीएम के मुख्तलिफ रहनुमाओं के ये बयानात कि इस हुकूमत को लाने वालों से हमारी लड़ाई है, कभी सिलेक्टर्स का नाम लिया जाता है, कभी इस्टेब्लिशमेंट का। आपकी जमात जो है वो तो नाम लेकर बात करती है, मरियम बीबी या नवाज शरीफ साहब की अगर हम बात करें तो अभी मुफ्ती साहब जो कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि जी हमने दबाव जिन पे डालना था दबाव भी डाल दिया, वो दबाव भी वो कहते हैं कि जी उन पर आ गया है और अब हमने झोली भी फैलाई हुई है हुकूमत के लिए। तो ये तो फिर आप उन्हीं लोगों से कह रहे हैं कि इधर खत्म करके हुकूमत हमें दे दी जाए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुफ्ती साहब का कोई ये मतलब था झोली। मैं आपको बात बताऊं, एक दफा भी इन 2.25 साल में मैं आपको तो बिल्कुल तमाम दयानतदारी से कहता हूं, ये खामखा नेगेटिव बात करते हैं। इनको भी पता है कि हमने कभी भी इनके साथ ऐसी कोई बात नहीं की जिसका असर हो कि हम इनके साथ कोई रायत लेना चाहते हैं। हमें तो आज तक ये समझ नहीं आई कि एनआरओ, ये किस एनआरओ की बात करते हैं, कौन दे सकता है। मुझे सादिया, मैं आजकल ये एकेडमिकली मैं आपको लीगल बात बताना चाहता हूँ, लेकिन मीडिया इसकी जान नहीं छोड़ रहा एनआरओ की, कि मुझे ये बताएं अगर केसेस अदालत में हैं और वो कई केसों में कन्विक्शन हुई है, कई ट्रायल जारी है, कोई रेफरेंस सबमिट हो रहे हैं, तो उसमें इंक्वायरी स्टेज पे तो चलो रोक सकते हैं, ये इनका है क्योंकि इनकी नैब पे दस्तरस है। लेकिन वहां से अदालत में जो केसेस हैं वो कौन सी कुव्वत है जो वहां से विड्रॉ कर सकती है? वो हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए कर सकती है, कोई लॉ लाके कर सकती है? क्या ये इमरान खान या कोई और कुव्वत ये काम कर सकती है? सवाल ही नहीं पैदा होता। वहां पे हम यही जैसे माजी में हुआ, मुशर्रफ साहब ने दिया ना एनआरओ, हुआ ना वो रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस आया, जारी किया। आपको याद है कि ऑर्डिनेंस जारी हुआ? क्या इमरान खान या कोई और कुव्वत इस पोजीशन में है कि वो इस वक्त कोई ऑर्डिनेंस जारी कर सके? मैं हैरान हूं कि आप किस तरह, हमें नहीं पता पॉलिटिकली इमरान खान किस तरह ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है कि ये मैं केसेस वापस लेता हूँ, अदालतों से सारे खत्म करता हूँ। तो ये मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हकीकत है। ये एनआरओ तो आजकल खुद मांग रहे हैं, ये मिन्नतें कर रहे हैं। जो जोली की बात, ये सदाकत अब्बासी साहब बड़े सियाने आदमी हैं। ये इनके, मैं कहता हूं कि आज जिस तरह बिलावल साहब ने और मरियम साहिबा ने भी कहा है कि हमारे साथ वो कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, हमारी क़यादत के साथ इनके सीनियर रहनुमा जो है वो मिन्नतें कर रहे हैं कि खुदा के लिए प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ बैठे हैं आप। तो कौन ये कर रहा है? किस तरह की बात को वो नाम भी बता दें। वो उन्होंने भी कहा कि 3 वुज़रा एहसन इकबाल ने कहा जो राब्ते कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ये तो कहते हैं ऑफिशियल इनका स्टेटमेंट है कि अभी तक हमारी किसी से बात नहीं हुई। इनके सीनियर देखें वो नाम क्या, इनके सीनियर रहनुमा जो 5, मैं 5-6 कहता हूँ, ऐसा में तो 3 कहे, मैं 5-6 की बात कर रहा हूँ। वो राब्ता करते हैं और मैसेजेस भी करते हैं, मैसेजेस हैं टेलीफोन पे और साथ का टेलीफोन पे बात भी कर लेते हैं। तो ये क्या, मैं समझता हूँ कि ये ना इस तरह करें। अब इनकी परेशानियां, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके रंगत जो है वो आपके सामने है, जो चेहरों की रंगत है। तो मैं समझता हूं कि इनफ इज इनफ, इज्जत से कोई नहीं छोड़ता। जमाली साहब का आपको पता है, या सारी दुनिया में वो हुक्मरान आखिरी बंदा होता है जिसको पता होता है मेरे नीचे से कारपेट खींच गया है। तो ये इनको नहीं पता। जमाली साहब एक रात आप लोगों को इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन मसला ये ना राना साहब, अच्छा मुझे ये बताएं कि कारपेट अगर इनके नीचे से खींचा जाएगा तो वो कारपेट आपके या आपकी ऑपोजिशन के किसी और जमात के नीचे कैसे आएगा? ऑब्वियसली दोबारा इंतखाबात की तरफ अगर जाएंगे उसमें भी फिर अगर रिफॉर्म्स के बगैर आप कर देंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, फिर हारने वाला धांधली का इल्जाम लगाएगा। ना मेरी बात सुन लें ना, मैं मुफ्ती साहब से इत्तेफाक करता हूँ
कि हमारी झोली में आएगा। हम तो चाहते हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो और जो पार्टी जीते, अगर पीटीआई जीती है तो पीटीआई गवर्नमेंट बनाए, अगर कोई पीपी जीती है, जेयूआई जीती है, पीएमएलएन जीती है, वो गवर्नमेंट बनाए। फिर आप कहेंगे अगर पीटीआई दोबारा जीत के आ जाती है तो फिर आप कहेंगे कि रिगिंग हुई है? नहीं, अगर आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन खाए, मैं आपको गारंटी करता हूं, हलफ देता हूं, हम नहीं करेंगे। मुझे मौका दे, बात है, आपको पता है जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं, इस तरह तो ना करे सादिया। मैं ठीक है, बड़े फेयर लोग हैं। ओके, अब्बासी साहब मैं इकट्ठा ही जवाब ले लूंगी ना आपसे मुफ्ती साहब के बाद। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं राणा साहब। अगर ये लोग इनको मैंडेट देते हैं तो हम सबसे पहले इनको वेलकम करेंगे और मुबारकबाद देंगे। ये बात सही है, बड़ी आइडियल सिचुएशन है ना मुफ्ती साहब, लेकिन होता नहीं है ना, हारने वाला मानता थोड़ी है, वो कहता है रिगिंग हो गई। दोबारा पीटीआई अगर आ गई, जीत गई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए मुफ्ती साहब, तो कैसा रिएक्शन होगा? लोग कहते हैं रिगिंग हुई है, आपको नहीं पता रिगिंग हुई है। देखे सादिया, एक बात की मैं वजाहत करूं, मैंने जो कहा ना, फिर इंट्रो हमारे खिलाफ आ गया ना, अब नाराज होती है। मैंने ये कहा था कि जिन्होंने धरना दिया था, जिसकी झोली में हुकूमत गिरी है, सुने मैंने कहा आप इनसे हुकूमत गिरेगी तो हमारी झोली में आप अपोजिशन है ना, हम तो आवाम के जरिए मांगेंगे, झोली फैला के इनकी तरक्की से नहीं मांगेंगे। एक बात अब सुने, मैं पूरे बहरान का यही तो पूछ तो वो मैं कह रहा हूं ना, वो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, क्यों आप सारी बातें खोलते हैं? और देखो ना, जिन पे प्रेशर डालना था वो डल गया है। वो चाहते हैं, कौन आपको कह रहा है कि भाई इनकी झोली से हुकूमत लेके आपकी झोली में डाल देते हैं? नहीं, डाल नहीं देते, हमें आवाम देंगे, लेकिन वो लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, जिन्होंने 2018 के अंदर धांधली की है, गलती का एहसास हो गया है। मजीद एहसास दिलाने के मारे हैं, हमारे एक ही मुतालबा है, फेयर इलेक्शन हो, जो भी जीते। चले अब्बासी साहब, अभी फेयर इलेक्शन होंगे तो वो कहते हैं हम जीत के आएंगे। देखिए मुफ्ती साहब की तो बातें ऐसी मजाक है, जो सीरियस बातें राणा साहब ने की। एक तो हम एनआरओ कैसे दे सकते हैं? राणा साहब, जब हमारी मुलाकात आप देखा ना, ये सीरियस कह देना। अच्छा, अब मैंने आपकी बात सुनिए। नहीं, खबर आदमी ये पता नहीं बेचारे को यार। राणा साहब, जब आपकी हमारी मुलाकात हुई पार्लियामेंट में, जब फैटफ था, तो जो आप 34 पॉइंट लेके आए थे, अगर वो 34 पॉइंट हम नैब के में तरमीम कर देते तो बल्ले बल्ले सारे ही बाहर हो जाते। आज हम नैब का कानून आपके साथ मिलकर ख़त्म कर दें तो सबकी जमानतें हो जाएगी। जब कानून नहीं होगा तो अब तो आपके दर्जनों केसेस हैं, जिसमें मियां शहबाज शरीफ साहब का इस वक्त जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जो उनके मुलाजमों के अकाउंट में 2-2 अरब रुपया आया हुआ है, वो सारे केस फारिग हो जाएंगे और बाकियों में भी जमानत हो जाएगी। दूसरी बात ये कि ये जो आपने कहा कि जी अवाम मौलाना मुफ्ती साहब के साथ हैं, अभी 1,70,00,000 जो है वो हमें वोट पड़ा है, और वो 1,70,00,000 वोट में अब 2 वोट जाली सुन लेना, ठप्पा अब जाली साबित कर देते। आपका जो 2013 का इलेक्शन था, उसमें 150 दरख्वास्तें थी एमएनएस की और एमपीएस की, 150 दरख्वास्तें थी एमएनएस की कि धांधली हुई है। इसमें तो दरख्वास्तें ही 90 आई हैं, वो भी सारी पीटीआई की आई हैं। आपको तो इलेक्शन पे देने एतराज ही कोई नहीं था। बाद में आपकी बातें जो है वो बढ़ती गई। हाँ, मिन्नतें हम करते हैं, हमें पता है, जैसे मैंने कहा कि एक जिद्दी बच्चा है, इनको इस वक्त कुछ मिल नहीं रहा, ये रो रहे हैं, और इस वक्त इनके सारे इस गुल गपाड़े से कोरोना फैल रहा है। हम इनको दरख्वास्त कर रहे हैं कि 3 महीने तक, लेकिन आप लोग बार-बार बात इनसे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं बात करते, इस्तीफे आ जाते हैं, स्पीकर के पास चले जाते हैं। तो ऐसा ना हो ना, आप लोगों के इस्तीफे थे वो भी स्पीकर ने उस वक्त मंजूर नहीं किए थे, अयाज सादिक ने, तो आप लोग इनके इस्तीफे भी मंजूर ना करें। या वजीर आजम कहते हैं जिमनी इलेक्शन करवा देंगे, तो इतनी सीटों पे जिमनी इलेक्शन कौन सा आसान काम? पहली बात यह कि राणा साहब पीपल्स पार्टी को इतना सादा समझते हैं कि पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत में भी है, अभी सेनेट में उनके 8-9 सेनेटर भी आएंगे, वो इनकी वजह से वो अपना भी काम खराब करेंगे। वो इनको खिला रहे हैं, ये भी खेल रहे हैं, ठीक है, खेलते रहें, लेकिन हमें पता है कि नून लीग की सारी जो है वो इस्तीफे देने के तैयार नहीं है। ये तो इनको खुश करने के लिए चलें, ये भी समझते हैं सियासत मुझसे ज्यादा सीनियर। मुफ्ती साहब बात तो करने देना, सीनियर है, हमें भी पता है कि वो इनको कितना खिला रहे हैं। बहरहाल एंड ऑफ द डे हम जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, हम जो लचक दिखा रहे हैं, जिसको ये मिन्नतें कर रहे हैं, और वाकई अवाम पाकिस्तान के, मुझे ये लग रहा है कि अवाम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मौलाना साहब के साथ वही ना हो जाए जो माजी में हुआ था, जिस पर मौलाना साहब बड़ा नाराज भी हुए थे नून लीग से या पीपल्स पार्टी से। लेकिन आपको लगता है नून लीग तो इस दफा नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी शायद, नून लीग के पास है कोई ना, पीपल्स पार्टी के स्टेक्स है ना,
पीपल्स पार्टी के पॉलिटिकल स्टेक्स हैं, ठीक है, और वो पीपल्स उनका, पार्टी, और लेकिन देखिए ना, हमारी राणा साहब जैसे लोग भी तो पार्लियामान में बैठे हुए हैं ना, सीनियर लोग हैं, पार्लियामानी रहनुमा हैं, हमारी जो उनकी क़यादत बाहर है। सादिया, जो हमारी लचक को ये मिन्नतें कह रहे हैं, वो हमारी लचक इस वक्त मईशत, इस वक्त बीमारी, इस वक्त वबा, इनकी जिद को मानने के लिए। बाकी हमें अब भी जितना मर्जी कर ले, एनआरओ फिर भी हमने नहीं देना। मियां साहब केसेस फेस करेंगे, जरदारी साहब केसेस फेस करेंगे, मरियम साहिबा केसेस फेस करेंगे। हाँ, आपको सियासी बैठ के हम आपको पूरा मौका देते हैं। छोटा सा जवाब देना है, टाइम भी खत्म हो रहा है। जो इन्होंने एनआरओ की बात की कि हमने फेटो पे मांगा, हमने ये किया, मैं आपको टीवी पे बता रहा हूँ कि एनआरओ की जो नैब की अमेंडमेंट थी, हमारे पास सबसे पहले इन्होंने अप्रोच किया, और वो इनके कुछ वज़रात थे, उन्होंने कहा कि जी आप बैठे हमारे साथ और हम इसमें अमेंडमेंट को करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि हमारी पहली रिजर्वेशन है, हम तो चाहते हैं कि ये एक ड्रैकोनियन लॉ है और इसको ठीक है। राणा साहब, अनफॉर्चुनेटली टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, आई हैव टू वाइंड अप है। राणा तनवीर हुसैन साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।